मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास अर्थात समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। आप सभी में जो यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीआईसी डीडीसी केबीएस एनबीएस और अन्य ऐसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात समाजशास्त्र विषय से प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्नोत्तरों की जो श्रृंखला है आपके हर एक उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से देते हैं परीक्षा। तो ये मत सोचिएगा कि ये जो प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला किसी एक एग्ज़ाम विशेष के लिए है। ये खासकर आपका जो प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला है आपका, यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं, जो आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम संभवतः दिसंबर में होता ही है और इधर फिर मई जून में होता है। तो ये जो आप इस समय तो आपका मई जून वाला तो हो गया, उसका रिजल्ट आने वाला है, संभवतः जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का दिसंबर वाला भी फार्म की तैयारी आप लोग करे रहिए। फार्म जैसे आएगा डाल दीजिएगा और तैयारी आप अपनी चरम पर रखे रहिए, अच्छे से बनाए रखिए ताकि पहले अटेम्प्ट में ही आप नेट जरूर हो जाए। जेआरएफ अगर ना किसी कारणवश हो पाए तो नेट जरूर हो जाए। वैसे तो आपको जेआरएफ होना चाहिए, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी है। और फिर ये जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया है उसका भी आपका सुनाई दिया होगा कुछ ना कुछ कि जनवरी में संभवतः वो आपका टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम कराएगा। तो आप में से जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं खासकर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, तो देर ना करें, अपने तैयारी में लग जाइए क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है यदि आपका एग्ज़ाम जनवरी में होता है तो। ठीक है, और अगर किसी कारणवश जनवरी में ना हुआ तो आपका अप्रैल मई में ज़रूर होगा ये एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी और टीजीटी का आपका। ठीक है, तो आपके पास समय बहुत कम है, तो आप लोग कहीं से भी हों अगर तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से तो इस क्लास को मिस ना किया कीजिए, ज़रूर देखा कीजिए। ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होगा, चाहे आप यूपी से हों, बिहार से हों, राजस्थान से हों, हरियाणा से हों, छत्तीसगढ़ से हों, उत्तराखंड से हों, झारखंड से हों, एमपी से हों, दिल्ली से हों, किसी भी स्टेट से हों, आप किसी भी शहर और सिटी से हों, यदि आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए। ये आपके लिए काफ़ी परीक्षा में सहयोगी साबित होगा। तो आइए, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए देखते हैं आज आप सभी के लिए प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या है। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक व्याख्यात्मक श्रृंखला है, जो कि ऐसे नहीं है कि मैं आपको केवल प्रश्न पढ़ के और ऑप्शनल पढ़ के आंसर देके चलता बनूं। मैं आपको इसमें थोड़ा सा विस्तार कर देता हूं ताकि जो है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें क्या है कि आप लोगों में जो है कुछ लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए दे रहे हैं और कुछ लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कुछ पीजीटी के लिए। अब पीजीटी के लिए क्या है कि डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कि जैसे इस पुस्तक का लेखक कौन है, हाँ, द एलिमेंट्री ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है तो पूछ लेगा। तो उसमें डायरेक्ट इमाली दुर्खानी महोदय हो गए हैं। अगर आप यही क्वेश्चन आपका अगर पूछे यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थोड़ा घुमा के पूछता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ही पूछता है। तो इसलिए मैं इसको विस्तार कर देता हूं ताकि आप सभी में, चाहे आप कोई यूजीसी नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का, पीजीटी का या जीआईसी जीडीसी का, केबीएस एनबीएस किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये प्रश्न उत्तर हर एक छात्र छात्राएँ ज़रूर अटेम्प्ट करें और इस क्लास को मिस ना करें, ज़रूर देखें। और क्लास शुरू करने से पहले आइए आप लोग कापी और पेन लेके बैठ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते जाइए ताकि आपका एग्ज़ाम के समय उसको रिवीजन करने में आसानी हो। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। शेयर करने से क्या है, इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप सभी और मित्रों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं आपका प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या है। ये जो प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है आपका प्रश्न उत्तर नंबर 1 कह रहा, आज ध्यान दीजिएगा प्रश्नों को, क्योंकि प्रश्न ध्यान दे के ही अगर आप पढ़ाई करते हैं क्लास में, जब जाते हैं एग्ज़ाम देने परीक्षा हाल में, प्रश्न ध्यान से पढ़ा कीजिए। ध्यान से पढ़ने से क्या होता है ना, जो थोड़ा कन्फ्यूजन आंसर होता है वो भी आपका क्लियर हो जाता है। यदि आप डिस्टर्ब रहेंगे और घबराहट में रहेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए आप प्रश्नों को बहुत ध्यान से और कूल माइंड से सॉल्व किया कीजिए। तो देखिए
कैसे, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 1 है आपका। देखिए 1 नंबर कह रहा है कि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता का क्या अर्थ है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है बाह्य संसार का वर्णन और आंतरिक संसार का वर्णन। इसमें दो चीज़ें दिया गया, कह रहा है बाह्य संसार का वर्णन, आंतरिक संसार का सॉरी फ्रेंड्स। और ऑप्शन बी कह रहा है यथा विद्यमान संसार का निरूपण। ऑप्शन सी कह रहा है हमारी अवधारणाओं से स्वतंत्र, ठीक है। और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। सामान्य अनुसंधान में वस्तुपरकता का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर ए बी सी डी में से कौन हो जाएगा, आप सब बताइएगा। ये प्रश्न उत्तर नंबर 1 आपका है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ये, क्योंकि इसका सभी उपरोक्त सभी आंसर सही है। जैसे कह रहा सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता का क्या अर्थ है, तो आपका ये जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन ए है, ये भी सही है। और ऑप्शन बी जो है यथा विद्यमान संसार का निरूपण, ये भी सही है। ऑप्शन सी है हमारी अवधारणाओं से स्वतंत्र, ये भी सही है ना। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता का जो अर्थ है, इसमें चारों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि उपरोक्त सभी, चौथा डी ऑप्शन कह रहा है। तो इस प्रकार, क्योंकि प्रोफेसर ग्रीन जो महोदय हैं आपके, कौन, प्रोफेसर ग्रीन महोदय, इनके अनुसार ये कहते हैं परमाणु या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है, ठीक है। इस अर्थ में सामाजिक अनुसंधान वस्तुनिष्ठता का अर्थ बाह्य संसार का वर्णन यथा विद्यमान संसार का निरूपण और धारणाओं से स्वतंत्र है। तो इस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न उत्तर नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आपका कि यह किसका तर्क है कि पद्धतिकीय रूप से सामाजिक तथ्यों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है मैक्स वेबर महोदय, ऑप्शन बी अगस्ट काम्ट महोदय, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम महोदय, ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन महोदय हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। किसका तर्क है कि जो पद्धतिकीय रूप से सामाजिक तथ्यों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा सकता है। तो अब आप लोगों को इसका आंसर पता हो गया होगा अब तक। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इमाइल दुर्खिम महोदय हैं ये, ठीक है। आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, इमाइल दुर्खिम महोदय है इसका आंसर, क्योंकि आपकी इमाइल दुर्खिम जो है, इनकी जो रचना एक है, पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, आप लोग नोट कर लीजिए। इनकी बुक जो है इमाइल दुर्खिम महोदय की, कौन सी बुक मैंने बताया, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसमें पद्धतिकीय रूप से जो है सामाजिक तथ्यों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार करने पर जो बल दिया है इन्होंने, उसको सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने का वह तरीका है जो किसी भी समाज में लगभग समान रूप से पाया जाता है। ये इमाइल दुर्खिम महोदय आपके कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 3 3 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। क्या है 3 नंबर ये प्रश्न, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये पुस्तक का लेखक कौन है, ठीक है। ये आपका पुस्तक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये पुस्तक का नाम है। पूछ रहा है इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है जेफ्री अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी लेविस कोजर, ऑप्शन सी रेंडॉल्फ कॉलिंस, ऑप्शन डी है रॉल्फ डेरन डॉर्फ। तो इस पुस्तक का द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट का लेखक कौन हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर जरूर आप लोगों को पता होगा कि द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट के लेखक आपके लेविस कोजर महोदय हैं। कौन है, लेविस कोजर महोदय हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न नंबर 4 है। ये 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ ऐसा हो गया, अब सही हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या होगा। ये प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, कह रहा डेरनडॉर्फ ने अपने द्वंद्व के सिद्धांत में 3 प्रकार के समूहों में भेद बताया है। वे हैं, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि आपके
ये डेहरनडॉर्फ महोदय हैं अपने द्वंद्व के सिद्धांत में 3 प्रकार के समूह में भेद बताया। तो 3 प्रकार क्या क्या है इसमें? ऑप्शन ए कह रहा अर्थ है, रुचि है, संघर्ष है। ऑप्शन बी कह रहा अर्थ है, मध्यवर्ती है, संघर्ष। ऑप्शन सी कह रहा रुचि अप्रकट प्रकट है। ऑप्शन डी कह रहा संघर्ष है, सर्वसम्मत है, अर्थ है। तो इसका कौन सा जो है सिद्धांत 3 प्रकार का जो डेहरनडॉर्फ महोदय बताए हैं कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी इन 4 ऑप्शन में से आप सब बताइए। जो है इसका आंसर आप सबको मेरे ख्याल से पता हो गया होगा। इसका आंसर अर्थ, रुचि, संघर्ष है, जो इसको आपको इंग्लिश में कहा जाता है कोई सी इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट। इसका जो आपका ऑप्शन है अर्थ, रुचि, संघर्ष, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोई सी इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट। और आपका जो ऑप्शन 2 है ये ऑप्शन बी है अर्थ, मध्यवर्ती, संघर्ष, इसको कहा जाता है कोई सी इंटरमीडिएट और कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन सी है इसको कहा जाता है आपका रुचि अप्रकट प्रकट को इंटरेस्ट लेटेंट मैनिफेस्ट, ठीक है, मैनिफेस्ट। और ऑप्शन डी को संघर्ष, सर्वसम्मत, अर्थ है, इसको कॉन्फ्लिक्ट कंसेंसस क्वेसी कहा जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सी इंग्लिश है इसका वर्जन है, जाने रहेंगे तो ज़्यादा आसानी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का। ये ऑप्शन है अर्थ, रुचि और संघर्ष है डेहरनडॉर्फ महोदय के अनुसार इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपके डेहरनडॉर्फ जो है जिनकी पुस्तक है क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, नोट कर लीजिएगा, डेहरनडॉर्फ का ये पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है, में ये द्वंद्वात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं अर्थात बताते हैं। इसमें कहते हैं सत्ता असमान वितरण को संघर्ष का केंद्र बिंदु माना है इन्होंने, ठीक है, सत्ता के असमान वितरण को संघर्ष का केंद्र बिंदु माना है इन्होंने। किसने माना है? आपके डेहरनडॉर्फ महोदय। डेहरनडॉर्फ ने जो है हित के 2 प्रकारों का उल्लेख किया है, कहते हैं व्यक्ति हित और अव्यक्ति हित। डेहरनडॉर्फ महोदय ने हित के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार, नोट करके रखिए, क्या? व्यक्ति हित और अव्यक्ति हित। इसी संदर्भ में जो आपके डेहरनडॉर्फ महोदय ने 3 समूह बताए हैं। अर्थ समूह क्या है? 3 समूह कौन कौन? अर्थ समूह, हित समूह और संघर्ष समूह। तो इस प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए है अर्थ, रुचि, संघर्ष। उम्मीद करता हूँ आप सब इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे, प्रश्न नंबर 4 को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? ये प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किसके अनुसार सामाजिक संरचनाओं का पुनरावृत्तीय सूक्ष्म अन्योन क्रिया के प्रतिमान में आनुभविक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 5 आपका ध्यान से एक बार फिर देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार, ये किसके अनुसार पूछ रहा है कि सामाजिक संरचनाओं को पुनरावृत्तीय सूक्ष्म अन्योन क्रिया के प्रतिमान में आनुभविक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन दे रहा, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स महोदय, ऑप्शन बी लुई कोजर महोदय, ऑप्शन सी रेंडॉर्फ कॉलिंस महोदय, ऑप्शन डी SF नॉडेल महोदय हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का? आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपके रॉबिन्स कॉलिंस महोदय हो जाएंगे। ये सॉरी फ्रेंड्स, ये रॉबिन्स कॉलिंस, रेंडॉर्फ कॉलिंस होता है इनका, आर कॉलिंस का मतलब पूरा नाम है रेंडॉर्फ कॉलिंस। आप लोग नोट करके इसको रखिएगा, ठीक है, रेंडॉर्फ कॉलिंस, क्योंकि ये इसका सही आंसर है रेंडॉर्फ कॉलिंस का। जो इन्होंने एक लेख लिखा है, आप नोट कर लिए, क्या है? ऑन द माइक्रो जो है फाउंडेशन ऑफ माइक्रो सोशियोलॉजी, क्या है? ऑन द माइक्रो फाउंडेशन ऑफ माइक्रो सोशियोलॉजी। तो इसमें ये कहते हैं जो उन्मेष का सूक्ष्म व्यापक संबंध के मुद्दे पे इन्होंने जो बताया है, कहा कि इस दृष्टिकोण से आपके रेंडॉर्फ ये कहते हैं रेडिकल माइक्रो सोशियोलॉजी के अंतर्गत इसको इन्होंने रखा और कहा है कि इंटरेक्शन रूट रिटेल चैन के बारे में बताते हैं। कहते हैं क्रिया मूलक आवश्यक बंधन के रूप में देखने का प्रयास करते हैं और ये तर्क देते हैं कि सामाजिक संरचनाओं को जो पुनरावृत्तीय सूक्ष्म अन्योन क्रिया के प्रतिमान में अनुभविक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रेंडॉर्फ कॉलिंस महोदय हैं 5 नंबर प्रश्न का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 6। ये आपका क्या कह रहा है? 6 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कार्ल मार्क्स के अनुसार है। ये देखिए आपके कार्ल मार्क्स महोदय हैं, प्रश्न नंबर 6। कार्ल मार्क्स के अनुसार कह रहा है, क्या कह रहा है कार्ल मार्क्स के अनुसार? ये कार्ल मार्क्स के अनुसार कह रहा है कि पूंजीवाद समाज में मजदूर निम्नलिखित में से किससे
विसंगत हो जाते हैं। पूंजीवाद समाज में मजदूर निम्नलिखित में से किससे भी संबंधित हो जाते हैं? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है उत्पादन कार्यकलाप से, ऑप्शन बी कह रहा है साथी मजदूर और उत्पाद से, ऑप्शन सी कह रहा है अपनी प्रजात, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जितनी चीज़ें बता रहे हैं इसमें ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। ये कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में मजदूर निम्नलिखित में से किससे भी संबंधित हो जाते हैं? उत्पादक क्रियाकलाप से भी संबंधित हो जाते हैं और साथ ही मजदूर और उत्पाद उनसे भी, अपनी प्रजाति से भी वो वहाँ संबंधित हो जाते हैं। क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है कहते हैं कि मनुष्य एक सृजनशील प्राणी है। ये कार्ल मार्क्स के अनुसार है। इनके उदाहरण की क्या कहते हैं, नोट करके रखिएगा आपकी। मनुष्य एक सृजनशील प्राणी है, वह अपने सृजनशीलता से संतुष्टि प्राप्त करता है। जिस वस्तु को वह निर्माण करता है उसे श्रम का वस्तुकरण कहते हैं। औद्योगिक समाज में सृजन का कार्य मशीन करती है। औद्योगिक समाज में सही बात है, आजकल सृजन का कार्य जो आपका मशीन करती है, मशीनों का जो प्रयोग ज़्यादा अधिक से अधिक होने लगा है। श्रमिक श्रम जो अवस्तुकरण रह जाता है। तो इसी क्रम में जो आपके ये मार्क्स ने अलगाववाद या विसंबंध के संबंध में इन्होंने एलिनेशन, अलगाववाद को विसंबंध जो होता है इसके एलिनेशन के 4 कारण बताया है। इन्होंने 4 चरण बता रखे हैं आपके, कौन? कार्ल मार्क्स ने। इन्होंने कहा है पहला क्या बता रखा, उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव यानी क्रियाकलाप। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 इन्होंने बताया है कि उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव। नंबर 2 बताया उत्पादन से अलगाव। और नंबर 3 क्या बताया है इन्होंने, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि मालिक से अलगाव। और नंबर 4 इन्होंने जो बता रखा है अपने आप से अलगाव। और 5 नंबर क्या कहा है इन्होंने, 5वां जो बता रखा है ये उपरोक्त सभी। ये कहते हैं मतलब ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 इन्होंने कारण बता रखा है। आप उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव, उत्पादन से अलगाव, मालिक से अलगाव, अपने आप से अलगाव। ये कार्ल मार्क्स महोदय के अनुसार है। पूंजीवाद समाज में मजदूर निम्नलिखित में से किससे भी संबद्ध हो जाते हैं? तो ये उपरोक्त सभी से, ABC जो ऑप्शन है सभी से। आप उम्मीद कर रहे हैं ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 7, इस 7 नंबर कह रहा है कि मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य होना चाहिए? किसके अनुसार? ये आपके मैक्स वेबर महोदय के अनुसार कह रहा है सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य होना चाहिए। ये प्रश्न नंबर 7 है, आप नोट कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन ए कह रहा है मूल पूर्वग्रह, ऑप्शन बी कह रहा है मूल निर्णय, ऑप्शन सी मूल प्रासंगिकता, ऑप्शन डी कह रहा है मूल स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का, आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? मूल प्रासंगिकता। ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, मूल प्रासंगिकता। इसका नोट करके रखिए क्योंकि मैक्स वेबर जो है ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आदर्श प्रारूप में जो है इन्होंने क्या दे रखा है, वेस्टहेन पद्धति का प्रयोग इन्होंने किया है। आप नोट कर लीजिएगा, वेस्टहेन पद्धति का प्रयोग किसने किया है? आपके मैक्स वेबर ने किया है। ये पूछा जाता प्रश्न, ठीक है, इसको नोट करके रखिएगा, किया है। और वेस्टहेन पद्धति के बारे में मैंने पिछली क्लास में एक प्रश्न आया था, उसमें बहुत विस्तार पूर्वक बता रखा है। पिछली क्लास देखेंगे उसमें आपको प्राप्त हो जाएगा इसका क्या। और कहते हैं सामाजिक विज्ञानों में मूल प्रासंगिकता का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे समाज विज्ञान में वस्तुनिष्ठ सिद्धांत का निर्माण संभव हो सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8, ये प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा। कह रहा मीट की कृति संपूर्ण समुदाय की मनोवृत्ति अथवा किसी खेल में पूरी टीम की मनोवृत्ति को निम्न में से क्या पद कहा जाता है? प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिए कि मीड यानी कि मीड महोदय जो हैं इनके अनुसार कह रहा है ये। ठीक है आपकी, तो मीड महोदय जो हैं कहते हैं कि जो कित है, जो पुस्तक है, तो इसमें कहते हैं संपूर्ण समुदाय की मनोवृत्ति अथवा किसी खेलों में पूरी टीम मनोवृत्ति को निम्न में से क्या पद कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कह रहे हैं आत्म प्रत्यक्षण, ऑप्शन बी कह रहा है सामान्यीकृत अन्य, ऑप्शन सी कह रहा है सामान्यीकृत, ऑप्शन डी कह रहा है इंद्रिय उद्दीपन, ऑप्शन डी इंद्रिय उद्दीपन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्यीकृत अन्य हो जाएगा। क्योंकि आप आत्म प्रत्यक्षण का अर्थ जान ही रहे हैं, सेल्फ प्रिपेक्शन कहा जाता है इसको, प्रीपेशन,
सेल्फ प्रिपरेशन हो गया, आत्म प्रतिष्ठा। सामान्यीकृत अन्य को कहा जाता है जनरलाइज अदर। और आपका सामाजिकृत हो गया सोशल एक्ट, और केंद्रीय उद्दीपन को हो गया सेंसियस, क्या है इसका, सेंसियस सिमुलेशन हो गया। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसका आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही है, सामान्यीकृत तथा अन्य। मीट के अनुसार आप इसको नोट कर लीजिएगा, सामान्यीकृत तथा अन्य इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये आपका आप मीट के बारे में जो आपके इम्पॉर्टेंट राइटर हैं इसको पढ़ ही रखें, क्योंकि इन जो मीट की पुस्तक है काफ़ी फेमस है, आप नोट कर लिया, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। आप सभी को पता ही होगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीट का ये जो पुस्तक है कि माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में, ये उसमें बताते हैं कि संपूर्ण समुदाय की मनोवृत्ति अथवा किसी खेल में पूरी टीम की मनोवृत्ति को सामान्यीकृत अन्य कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि व्यक्ति के समाजीकरण में मीड ने समाज की महती भूमिका को इंगित करते हुए क्या कहा है, मीड ने क्या कहा है, जो है महती भूमिका जो समाजीकरण के दौरान कहा कि आपको याद है कि बालक को अपने बारे में सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा बोध होता है, इसी को ये क्या कहते हैं, स्व की उत्पत्ति होती है, स्व का निर्माण होता है, स्व का ज्ञान होता है, जो एक दूसरे व्यक्तियों की भूमिकाओं को ग्रहण करता है। और मीड ने दूसरे व्यक्तियों को सामान्यीकृत अन्य कहा है इसी अनुसार। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 8 भी आप समझ गए होंगे आप सब। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए, ये प्रश्न नंबर 9 पे आइए, देखिए क्या कह रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा आप सब। प्रश्न उत्तर नंबर 9, ये 9 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें से नहीं है कह रहा है। तो ऑप्शन ए आपका बता रखा है, ये ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि मनुष्य के पास सोचने की क्षमता है, जबकि निम्न कोटि के जानवरों के पास यह क्षमता नहीं है। एकदम तो सत्य है, सही बात है। ऑप्शन बी आपका कह रहा है, ये ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, सोचने की क्षमता का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, ये भी सही बात है। ऑप्शन सी कह रहा आपका, ये प्रश्न नंबर 9 है, आप लोग ध्यान दीजिए। ऑप्शन सी कह रहा आपका कि अर्थ तथा प्रतीक लोगों को भिन्न मानवीय कार्य तथा अन्योन्य क्रिया सुनिश्चिततापूर्वक करने को अनुमति करते हैं, अनुमति देते हैं, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, देखिए ऑप्शन डी कह रहा है आपका कि अंतःक्रिया की अवधि में लोग कोई रूपांतर अथवा परिवर्तन करने में असमर्थ होते हैं। तो इसका आंसर आपका देखिए पता चल गया, क्वेश्चन पढ़ने में ही आपका आ गया, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, ऑप्शन डी ये इसका क्या कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन डी इनका मूलभूत सिद्धांत नहीं है, ये आपका ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये आपका है, ये ए बी सी जो है तीनों सिद्धांत है, क्योंकि आपके हर्बर्ट ब्लूमर जो हैं ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत की जिनकी पुस्तक है क्या है, सिम्बोलिक इंटेलेक्चुअलिज्म, नोट कर लीजिएगा, सिम्बोलिक इंटेलेक्चुअलिज्म। ठीक है, तो निजम में ये बताते हैं, इंटेलेक्चुअलिज्म में कहते हैं कि ब्लूमर ये अंतःक्रियावाद में 3 बातों का इन्होंने उल्लेख किया है। क्या क्या उल्लेख किया है 3 बातों का, आप इसको ध्यान दीजिए, 3 बात कौन कौन से इन्होंने बताया है। कहा नंबर 1 संरचना, ठीक है, और नंबर 2 इन्होंने क्या बता रखा है आपका प्रक्रिया है, और नंबर 3 क्या बता रखा है इन्होंने पद्धति। आप लोग नोट करिए, इन तीनों बिंदुओं को ये विश्लेषण करते हैं और इसके अनुसार ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। जो ये है आपका ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों बताया कि मनुष्य के पास सोचने की क्षमता है, जबकि निम्न कोटि के जानवरों के पास यह क्षमता नहीं है। और बी इन्होंने कहा सोचने की क्षमता निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, और कह रहे हैं अर्थ प्रतीक लोगों को भिन्न मानवीय कार्य तथा अन्योन्य क्रिया सुनिश्चित पूर्वक करने को अनुमति करते हैं। ये ऑप्शन सी और डी नहीं होगा आपका। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 9 भी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 10 आपका प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अवशेष तथा व्युत्पत्ति की अवधारणा प्रतिपादित किया है। ये प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, ये ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अवशेष तथा व्युत्पत्ति की अवधारणा प्रतिपादित किया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है सी एच मीट,
और ऑप्शन बी कह रहा जे मोस्का, ऑप्शन बी कह रहा जी मोस्का, ऑप्शन सी कह रहा C.W. मिल्स, ऑप्शन डी कह रहा विल्फ्रेड प्लेटो। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का? तो इसका आप लोग समझ गए होंगे, ये विल्फ्रेड प्लेटो महोदय हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी आपका ये है। ठीक है, नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये जो आपके ये क्या प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने सिद्धांत में अवशेष तथा व्युत्पत्ति की अवधारणा प्रतिपादित किया है? तो ये आपके विल्फ्रेड महोदय है, क्योंकि विल्फ्रेड महोदय की जो माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक है, इनका नोट कर लीजिए। कौन सी पुस्तक है? माइंड एंड सोसाइटी। इसमें समाजशास्त्र और शास्त्र में अंतर की स्पष्ट करते हैं। इस पुस्तक में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर जो है स्पष्ट रूप से करते हैं, और क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र में तार्किक क्रिया का ही विश्लेषण किया जाता है, किसमें? अर्थशास्त्र में। लेकिन समाजशास्त्र में अतार्किक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके जो है विल्फ्रेड महोदय क्या कहते हैं, माइंड एंड सोसाइटी में, इस पुस्तक में माइंड एंड सोसाइटी जो पुस्तक में ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र में तार्किक क्रिया का ही विश्लेषण किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में अतार्किक क्रिया का भी विश्लेषण किया जाता है। प्लेटो अतार्किक क्रिया के जो है 2 प्रकार बता रखे हैं। कौन कौन से ये 2 प्रकार इन्होंने बता रखा है? नंबर 1 आप नोट कर लीजिएगा, ये अवशिष्ट चालक जो कि 6 प्रकार के होते हैं। इन्होंने कहा अवशिष्ट, नंबर 1 बताया, अवशिष्ट चालक बताया, इसके कहते हैं 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार क्या है? सम्मिलन के चालक, नंबर 1 इन्होंने कहा जो अवशिष्ट चालक में सम्मिलन के चालक है, समूह अस्तित्व के चालक है, नंबर 2, नंबर 3 का सामाजिकता के चालक, और नंबर 4 इन्होंने काम वासना के चालक, और नंबर 5 बता रखा है व्यक्तित्व निर्माण के चालक, और नंबर 6 क्या है? वह क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति के चालक। तो अवशिष्ट चालक के जो 6 प्रकार हैं, ये उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे जो बता रखा है। और इन्होंने दूसरा क्या बता रखा? भ्रांत तर्क, ये आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा इन्होंने भ्रांत तर्क, तो भ्रांत तर्क में इन्होंने भी 4 प्रकार बता रखे हैं। क्या क्या बता रखे हैं? साधारण तथा पुनरावर्तक कथन या घोषणा बताते हैं, नंबर 1। दूसरा बताते हैं सत्ता का प्रतिनिवेदन, तीसरा कहते हैं समाज के लोकप्रिय मूल्यों के प्रति नतमस्तक, और चौथा बताते हैं विशुद्ध मौखिक हेराफेरी, ये बताते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार आपको बता रखे हैं जो आपके विल्फ्रेड प्लेटो ने। आप उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को। इनकी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में जो इन्होंने बता रखा है आपके प्लेटो महोदय ने। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर उत्तर दें। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, नहीं का है ध्यान है, यानी कि 3 सही होगा, कोई एक नहीं है। ये समझना वेस्टर्नर मैक्स वेबर का बता रहा, अभी पीछे वेस्टर्नर आया था प्रश्न में, किसका है आप समझ गए होंगे। ऑप्शन बी कह रहा सामाजिक तत्व, इमाइल दुर्खिम महोदय बता रहे हैं। ऑप्शन सी कह रहा 3 चरणों का नियम, श्यामाचरण दुबे का कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा समाज के प्राकृतिक विज्ञान, रेडक्लिफ ब्राउन महोदय बता रहा है। तो ये मेरे ख्याल से आप सब इसका आंसर गलत कर ही नहीं सकते। प्रश्न नंबर 11 का जरूर सही बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपका 11 नंबर जो है एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11। तो ये देखिए आप समझना यानी कि वेस्टर्न पद्धति आपका ये मैक्स वेबर महोदय का, ये आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है कह रहा है सामाजिक तथ्य, इमाइल दुर्खिम का बता रहा है, ये भी आपका सही है। ठीक है, और ऑप्शन सी कह रहा 3 चरणों का नियम जो बता रहा है ये आपका 3 चरणों का नियम, ये श्यामाचरण दुबे का नहीं है। ठीक है, और आपका ऑप्शन डी जो बता रहा है ये क्या समाज के प्राकृतिक विज्ञान, ये किसका? रेडक्लिफ ब्राउन का, ये रेडक्लिफ ब्राउन का है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ये 3 चरणों का नियम आपका श्यामाचरण दुबे का नहीं है। तो ये 3 चरणों का नियम किसका है? तो आपके जो है जो क्या कहते हैं अगस्त काम्टे महोदय जो समाजशास्त्र के पिता हैं, समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, अगस्त काम्टे महोदय का है 3 चरणों का नियम इन्होंने दे रखा है जो है आप जान ही रहे हैं इसके बारे में। तो अगस्त काम्टे की क्लास में फ्रेंड्स अगली क्लास जो लेके आऊँगा आप देखिए अगस्त काम्टे के बारे में पूरी क्लास लेके आऊँगा, थ्योरिकल क्लास थिंकर, क्योंकि हमारे कुछ आप सभी में से कुछ जो है
छात्र छात्राओं का अनुरोध था कि सर अगस्त कामत महोदय का एक क्लास आप अच्छे से करा दीजिए, ताकि जो अगस्त कामत महोदय से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आपके इनका नाम तो किसी सिलेबस में नहीं मिलेगा, लेकिन ये यहाँ से प्रश्न आपके पीजीटी में पूछा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जाता है, यूजीसी नेट जेआरएफ में भर भर के प्रश्न आते हैं। तो इसका पूरा थ्योरेटिकल क्लास में अगली क्लास आपका लेकर आऊँगा, तो उसमें पूरा विस्तार पूर्वक इनके बारे में, अगस्त कामत महोदय के बारे में आपको बताऊंगा, जो है वो पूरा सॉल्व कर दूंगा कि वहाँ से कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेगा, इनका क्या जो है क्या अवधारणाएँ हैं, क्या परिभाषा है अगस्त कामत महोदय की, सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे कि अगस्त कामत महोदय से प्रश्न जो है आपके, इनकी जीवन परिचय है, क्या इनकी पुस्तकें हैं, बौद्धिक संदर्भ है, कामत की अध्ययन विधियाँ क्या है, कामत का समाजशास्त्री जो बुनियादी है, मानव विकास की 3 अवस्था का जो नियम है जो इसमें पूछ रहा जो है, देखिए ना 3 अवस्था का, यानी कि 3 चरणों का नियम यानी 3 अवस्था, ये अगस्त कामत महोदय का है। विज्ञानों का सोपान जो बता रखा है, और नए विज्ञान का जन्म कैसे हुआ, कामत के अनुसार सामाजिक परिभाषा, स्थिति और गतिशीलता पूछता है। अगस्त कामत में स्थिति पूछता है ना प्रश्न कि स्थिति और गतिशीलता किसकी अवधारणा है, तो ये अगस्त कामत महोदय का अगस्त कामत महोदय एक जो है प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री हैं, ये भी पूछता है। तो ये सब जो है पिछली क्लास में लेकर आऊँगा, उसमें आपको विस्तार पूर्वक बता दूंगा। ठीक है, आप इसको नोट करके रखिएगा। 3 चरणों का नियम है, समाचरण दुबे का नहीं है, ये आपका किसका है फिर अगस्त कामत महोदय का। उम्मीद करता हूँ आपके ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 12। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, यह किसका कथन है कि मानव अध्ययन का सरोकार व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों के निर्माण से होना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 12 आज भी कथन है कि मानव अध्ययन का सरोकार व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों के निर्माण से होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी डिल्थे महोदय, ऑप्शन सी सैंडर्स, ऑप्शन डी रिकर्ड। तो किसके अनुसार है प्रश्न नंबर 12 का आंसर, आप लोग समझ गए होंगे। ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। ये ऑप्शन बी क्या है, डिल्थे महोदय है, आप इसको नोट करके रखिएगा। जो है ये कहते हैं मानव अध्ययन का सरोकार व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों के निर्माण में होना चाहिए आपके डिल्थे महोदय, क्योंकि ये डिल्थे एक नवीन आदर्शवादी विचारक हैं, आपको ये पता ही है। और ये कहते हैं डिल्थे महोदय कि समाजशास्त्र अभी भी इस अवस्था में नहीं पहुंचा है कि भौतिक घटनाओं की तरह उनमें अस्पष्टता आ जाए, अतः मानव अध्ययन का सरोकार व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों को निर्माण में होना चाहिए। आपके ये डिल्थे महोदय हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये प्रश्न नंबर 13 है, आप नोट कर लिया। प्रश्न नंबर 13, किसी विशेष समय बिंदु पर आंकड़ा संग्रहण अध्ययन अविकल्प कहलाता है। क्या कह रहे हैं, किसी विशेष समय बिंदु पर आंकड़ा संग्रहण वाला अध्ययन अविकल्प कहलाता है। तो ऑप्शन ए सहगण अध्ययन, ऑप्शन बी प्रवृत्त अध्ययन, ऑप्शन सी करा प्रतिनिधात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी करा देशांतरिक अध्ययन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का, तो आप बताइए। तो इसका अध्ययन जो है हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो सहगण अध्ययन होता है इसको कोहार्ट स्टडी कहते हैं। ठीक है, सहगण अध्ययन ये आपका जो है इसको कोहार्ट स्टडी कहते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। और ये प्रवृत्त अध्ययन को क्या कहते हैं, प्रवृत्त अध्ययन को आपके ट्रेड स्टडी कहते हैं। और प्रतिनिधात्मक अध्ययन का क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं इसको। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। और देशांतरिक अध्ययन को जो है लॉजिडिशनल स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं ये नोट कर लिए होंगे, इसका हिंदी इंग्लिश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ये इसका आंसर हो जाएगा, प्रतिनिधात्मक अध्ययन। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप नोट करके रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, और किसी विशेष बिंदु पर आंकड़ा संग्रहण वाला अध्ययन जो होता है प्रतिनिधात्मक अध्ययन अविकल्प कहलाता है, क्योंकि ये कहते हैं आपके इसमें बालक अथवा समूह का वर्षों तक अध्ययन करने की जगह एक ही समय में विभिन्न आयु के बालकों के अध्ययन करने की एक साथ ही बात करते हैं। कहते हैं चर के संबंध में अध्ययन करने के लिए एक ही समय में एक साथ 12, 13, 14 और 15 वर्ष के आयु वर्ग के जो है बालकों को एक साथ ले लीजिए और उनका प्रतिनिधात्मक अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, ये जो आपके
प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन के तहत आता है। ये आपका प्रश्न आप जान लीजिए, यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न जो आपका है, ठीक है। पीजीटी में नहीं पूछा जाता, आपका ध्यान दीजिए। और बहुत तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आएगा, वहाँ भी नहीं, ये यूजीसी नेट जेआरएफ में ही प्रश्न ये पूछा जाता। प्रश्न नंबर 13 इस प्रकार का। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 आपका क्या कह रहा है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी यादृच्छिक प्रदर्श के रूप में विशेषक की पूर्व शर्त है। ये भी प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, देखिए, किसी यादृच्छिक प्रदर्श के रूप में विशेषक की पूर्व शर्त है। ये आपका यूजीसी नेट जेआरएफ में प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 14 जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये पूछा जा चुका है। ये आपका ऑप्शन ए क्या कह रहा है, किसी यादृच्छिक प्रदर्श के रूप में जो विशेषक की पूर्व शर्त है, तो उसके बारे में ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, आप लोग कह रहा है कि अनुसंधानकर्ता को उत्तरदाता का पूर्व परीक्षण करना चाहिए। अनुसंधानकर्ता को उत्तरदाता का पूर्व परीक्षण करना चाहिए। ये तो आपका जो है सही ही लग रहा है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, अनुसंधानकर्ता को मार्गदर्शी अध्ययन अथवा क्या है, अनुसंधानकर्ता को मार्गदर्शी अध्ययन अवश्य करना चाहिए, भी सही लग रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है, किसी प्रदत्त जनसंख्या में से कम 100 उत्तरदाताओं का चयन किया जाना चाहिए, ये भी सही है। सही शोध के लिए जो है विश्लेषण करना है, तो ये तो सही है। ऑप्शन डी आपका कह रहा है कि जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयन किए जाने का समान अवसर अवश्य मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका जो है सही है। तो ये क्या प्रश्न क्या कह रहा है, किसी यादृच्छिक प्रदर्श के रूप में विशेषक की पूर्व शर्त होना चाहिए। तो इसके बारे में आप जो है, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी दे रहा, ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी सही आंसर है इसका, क्योंकि ये देखिए आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी के बारे में, ठीक है। ऑप्शन डी के बारे में, क्योंकि प्रश्न की जो कह रहा है किसी यादृच्छिक प्रतिदर्श के रूप में विशेष की पूर्व शर्त क्या है, तो इसको गुडे एवं हार्ट महोदय ने, जो इनकी पुस्तक है मेथड इन सोशल रिसर्च, गुडे एंड हार्ट की पुस्तक है, नोट कर लीजिएगा, मेथड इन सोशल रिसर्च, गुडे एंड हार्ट महोदय की पुस्तक है। इसमें ये कहते हैं किसी यादृच्छिक प्रदर्श के रूप में विशेषक की पूर्व शर्त या कि जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयन किए जाने का समान अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। ये सही बात है कि अगर किसी चीज़ में आपका चयन करना है, किसी एग्ज़ाम के थ्रू किसी कार्य के लिए, जैसे हम लोग अब एग्ज़ाम देते हैं, प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, तो उसमें जो है चयन किए जाने का समान अवसर सबको मिलना चाहिए। ऐसा ना हो किसी के साथ अन्याय हो, पता चला किसी को आप दूसरा परीक्षा में किसी को दूसरा बुक दे दें, किसी को दूसरा पम्पलेट दे दें, वो क्या कहते हैं आपका जो परीक्षा बुकलेट मिलती है, किसी को दूसरा के, तो कैसे आप जो है समान रूप से नहीं हो सकता। तो समान रूप से सबको एक ही बुकलेट दिया जाएगा और सबको जो है समान अवसर दिया जाएगा, समान समय दिया जाएगा, जनसंख्या प्रत्येक सदस्य का चयन, ताकि सबको समान अवसर मिले। तो उसमें जब समान अवसर मिलेगा तो उसमें कोई आपत्ति नहीं दर्ज कर सकता कि जो है मेरे साथ अन्याय हुआ, ठीक है। तो ये यही कह रहा पर किसी यादृच्छिक प्रदर्श के रूप में विशेषक की पूर्व शर्त जो है ये आपका जनसंख्या में कि प्रत्येक सदस्य को चयन किए जाने का समान अवसर होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन डी सही, ना कि ए बी सी। देखिए देखने में सब लग रहा है कि सब सही लग रहा है, लेकिन ए बी सी गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी सही, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 15 है कि यह किसका कथन है कि मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 15 आप नोट कर लिया, ये कथन है किसी का, कह रहा कि मैंने अपना असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था शोध। जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ, मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया। तो आपका ऑप्शन ये कौन कह रहा है, तो एक ऑप्शन ए है जो ब्रोनिस्ला मेलिनोव्स्की हैं, ऑप्शन बी है इमाइल दुर्कीम महोदय, ऑप्शन सी विलियम एंड एफ वाइट महोदय, ऑप्शन डी एंडरसन। तो ये कौन कहा कि मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था, जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ, मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया। तो ए बी सी डी में से ये कौन से हो जाएंगे आपके, मेलिनोव्स्की हैं, दुर्कीम है और विलियम वाइट है, एंडरसन है। तो इसमें से कौन हो जाएंगे आप सब बताइएगा। तो ये आपके विलियम एफ वाइट महोदय ये कह रहे हैं कि ठीक है, विलियम एफ वाइट महोदय, ऑप्शन सी ये सही आंसर आपका हो जाए, ये कह रहे हैं
इस प्रश्न को, ये इन्हीं का प्रश्न कह रहे हैं विलियम व्हाइट का, कि मैंने अपना शोध आशाभागी परीक्षक के रूप में प्रारंभ किया। जैसे ही प्रारंभ किया और मैंने पाया कि गैर प्रेक्षक आशावादी के रूप में अपने आप को पाया। ये विलियम एफ वाइट की जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक कौन सी है नोट कर लीजिए, पूछता है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, विलियम एफ वाइट की पुस्तक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, आपके पीजीटी में भी आया है प्रश्न और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा है, और ये क्या कहते हैं ये यूजीसी ने जेआरएफ में भी पूछा है। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक कौन है, जो और सहभागी अवलोकन इन्होंने किस बुक में किया है, असहभागी अवलोकन। तो ये सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग इन्होंने जो किया है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी में विस्तार रूप से इस पुस्तक में लिख रखा आपके कौन, विलियम एफ व्हाइट महोदय। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, आप नोट करके रखिएगा। ये प्रश्न नंबर आपका 16 है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 16, ये आपका, जब एक चर गुणात्मक तथा दूसरा चर मात्रात्मक है। क्या कह रहा है, जब एक चर गुणात्मक दूसरा चर मात्रात्मक हो तो उन दोनों के बीच सहप्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए किस मापन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न उत्तर है, क्योंकि ये रिसर्च टॉपिक से प्रश्न है। ये गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर आपका रिसर्च टॉपिक से प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16। तो ये इसमें आपका ये दिया है, क्या दिया है, यूस क्यू, इसको यूस नाम आप नोट कर लीजिएगा। इसको ऑप्शन ए के यूस क्यू पढ़ते हैं, और ये ऑप्शन बी जो है इसको फ्राई गुणांक पढ़ते हैं, और ये जो ऑप्शन सी है रैंक सहसंबंध पढ़ते हैं इसको, और इसको जो एक्स स्क्वायर जो है इसको काई स्क्वायर पढ़ते हैं। आप ये जान ही रहे हैं, आपका ऑप्शन डी एक्स काई स्क्वायर हो गया। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा आप इसको। ये एक्स स्क्वायर जो होता है यानी कि पाई स्क्वायर जिसको बोलते हैं ये होता है, क्योंकि कार्ल पियर्सन ने इसके बारे में विस्तार पूर्वक से बता रखा है। आप नोट कर लीजिएगा, जो है काई स्क्वायर के बारे में कौन बता रखे हैं, कार्ल पियर्सन महोदय। ये रिसर्च टॉपिक का प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब एक सामाजिक अनुसंधान में दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं व्यक्तियों द्वारा वही परीक्षण पूरा किया जाता है तो यह क्या कहलाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 कि जब एक सामाजिक अनुसंधान में दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं व्यक्तियों द्वारा वही परीक्षण पूरा किया जाता है तो यह क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है सामान्य विश्वसनीयता, ऑप्शन बी कह रहा है वैकल्पिक रूप से विश्वसनीयता, ऑप्शन सी कह रहा परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, ऑप्शन डी कह रहा विभक्तार्थ विश्वसनीयता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका आंसर आप लोग दे देंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न अवसरों पर एक ही जो है परीक्षण को या अनुसंधान को जो पूरा किया जा रहा है उन्हीं व्यक्तियों पे दोबारा, तो उसको क्या कह रहे हैं, यही कह रहा है ना प्रश्न आपका। ये प्रश्न नंबर 17, तो इसका ऑप्शन परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता होगा, क्योंकि एक बार परीक्षण करके दूसरी बार परीक्षण का आप कर रहे हैं तो विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो इसको परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता ही कहा जाएगा। तो ऑप्शन सी ये सही आंसर हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी ऐसे प्रश्नों का आंसर आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आप सही ही करके आएंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये सामाजिक कह रहा जब एक सामाजिक अनुसंधान में दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं व्यक्तियों का द्वारा वही परीक्षण पूरा किया जाता है तो यह परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता ही कहलाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है आपका, 18 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा आपका। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी परीक्षण को वैध माना जाता है। प्रश्न नंबर 18 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस स्थिति में किसी परीक्षण को वैध माना जाता है। ठीक है, ये तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है या उसी को मापता हो जिसकी माप के लिए यह भी निर्दिष्ट है, ये ऑप्शन ए कह रहा है। ध्यान दीजिए आप लोग, ये भी जो है रिसर्च टॉपिक से प्रश्न है। ठीक है, आपका जो ये 18 नंबर प्रश्न है ये भी शोध एंड रिसर्च टॉपिक से ही प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। आपका ऑप्शन बी कह रहा है सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन बी कह रहा है अवलोकनों से अपेक्षित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी कह रहा है आंकड़ों की गुणवत्ता सही है। ऑप्शन डी कह रहा है या अनियोजित तथ्यों की
माप के लिए अपेक्षित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी परीक्षण को वैध माना जाता है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप लोग जान लीजिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ये ऑप्शन ए, क्योंकि यह ये पहले कह रहा है किस स्थिति में किसी परीक्षण को वैध माना जाता है, तो यह उसी को मापता हो जिसकी माप के लिए भी निर्दिष्ट है, तो ये वैध माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 18 भी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस औसत के साथ बीजगणितीय रूप से हेरफेर नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 19 आपका कह रहा है, ये भी रिसर्च टॉपिक से है प्रश्न, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस औसत, प्रश्न नंबर ये 19 कह रहा है निम्नलिखित में से किस औसत के साथ बीजगणितीय रूप में हेरफेर नहीं किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी माध्यिका, ऑप्शन सी बहुलक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बहुलक। ठीक है, आप नोट करके देखिएगा ऑप्शन सी बहुलक, ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो बहुलक जो है, ये जो शब्द है आपका अंग्रेजी शब्द है मोड की उत्पत्ति जो है फ्रेंच शब्द लैम्डे, बहुलक का उत्पत्ति मोड की अंग्रेजी शब्द जो मोड है उसकी उत्पत्ति जो फ्रेंच शब्द है लैम्डे से माना जाता है, जिसका जो है अर्थ होता है सर्वाधिक फैशन अथवा प्रचलन। ठीक है, तो सर्वाधिक फैशन अथवा प्रचलन में जो होता है उसी को बहुलक कहते हैं, यानी बहुतायत प्रयोग किया जाने वाला। बहुलक किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो समंक मात्रा में सबसे अधिक बार आता है, इसी को बहुलक के साथ बीजगणितीय रूप से हेरफेर नहीं किया जा सकता, यानी कि जो बार बार आता हो। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका ये 20 नंबर है। क्या कह रहा है 20 नंबर प्रश्न आपका, प्रयोगात्मक अभिकल्प वाला अध्ययन। 20 नंबर पर प्रश्न कह रहा प्रयोगात्मक अभिकल्प वाला अध्ययन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा सामाजिक विज्ञान शोध में बहुत सामान्य है, ऑप्शन बी कह रहा विरल होता है परंतु सामाजिक विज्ञान शोध में संभव है, ऑप्शन सी कह रहा सामाजिक विज्ञान शोध में असंभव है, ऑप्शन डी कह रहा सामाजिक शोध में सबसे सरल है। ये भी शोध का प्रश्न है आपका जो है यूजीसी नेट जेआरएफ, और आपका इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में ही पूछा जाता है ये प्रश्न, इस प्रकार का पीजीटी में नहीं पूछा जाता, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इस प्रश्न को लोग ज़्यादा ध्यान देंगे जो खासकर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रश्न कह रहा प्रयोगात्मक अभिकल्प वाला अध्ययन है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा विरल होता है परंतु सामाजिक विज्ञान शोध में संभव है, इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका विरल होता है जो प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न कह रहा आपका ये प्रयोगात्मक अभिकल्प वाला अध्ययन है, तो प्रयोगात्मक अभिकल्प वाला अध्ययन विरल होता है परंतु सामाजिक विज्ञान शोध में संभव है। विरल या इसलिए कह रहा विरल या इसलिए होता है क्योंकि मानव व्यवहार जो होता है देश और समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, और इसलिए संभव है क्योंकि सामाजिक विज्ञान में मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए अनेक वैज्ञानिक पद्धतियों का निर्माण जो है किया जा रहा है और इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये प्रश्न 20 नंबर भी आपका समाप्त हुआ। आइए देखते हैं, ये आपका जो है आज का 20 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला थी। उम्मीद करता हूँ 20 प्रश्नोत्तर आपके समझ में आ गए होंगे, ये क्लास समझ में आया होगा, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और इस क्लास के अंत में आपसे एक निवेदन है कि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम आप जान ही रहे हैं, देख रहे हैं, सोशियोलॉजी बाई पुजारी आ रहे हैं। टेलीग्राम लिंक ऑफिशियल पुजारी है, व्हाट्सअप नंबर है 9452 733 186। आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो शिक्षा से संबंधित तो कमेंट करके आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।